अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज बड़ा हंगामा खेज दिन पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास हुए और कल भी ये इजलास होंगे। और सुनी थी कि जनाब जो अदालती इस्लाहाती पैकेज, जो रिफॉर्म पैकेज है वो गवर्नमेंट लेकर आएगी, लेकिन आज मेंबर्स पूरे नहीं थे और ये सुबह ही से बात आ गई थी कि जनाब हमजा शहबाज भी मौजूद नहीं है और मौलाना गफूर हैदरी साहब भी पाकिस्तान में नहीं है। आज रात गए ये दोनों हजरात पहुँच जाएंगे तो कल कभी इम्कान है कि जनाब ये जो रिफॉर्म पैकेज है ये पेश कर दिया जाएगा। अब इस पैकेज की या आईनी तरमीम जो है इसकी मंजूरी के बाद अगर हो जाती है, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, वो जो नंबर गेम है उसके हवाले से, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मुद्दत जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 68 साल की उम्र हो जाएगी और हाई कोर्ट की 65 साल की हो जाएगी। अब इस तमाम मामले का पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अपने कल के प्रोग्राम में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में डॉक्टर इशरत हुसैन का जो एक पे एंड पेंशन कमीशन था उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि पेंशन के बिल्स में वाज़ेह कमी के लिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी रिटायरमेंट की एज में इजाफा कर दिया जाए। तो ये इनफैक्ट ये वही चीज़ थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये इसकी जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है या फिर इसको अदालती निज़ाम के अंदर जो है वो उस पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये बैकग्राउंड जानना चाह रहा था कि क्यों इस वक्त ज़रूरी है एक इस तरह का पैकेज के जिसमें जो मुद्दत मुलाजमत है या जो रिटायरमेंट एज है उसमें इजाफा कर दिया जाए, क्या होगा इससे? देखें, ये कोई आज से नहीं बात चल रही, बल्कि जो उस वक्त की हुकूमत है वो इस पे सोचो विचार कर रही है कि आइन में तरमीम करके जो जजेस की एज है उसमें इजाफा कर दिया जाए। और उसका जो मजबूत ग्राउंड बताई जाती है वो ये कि अमेरिका की तरफ देखें तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनकी कोई डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है, वो टिल डेथ काम करते हैं और फिर उनका जो एक्सपीरियंस है उससे इस्तेफादा हासिल किया जाता है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी इस तरह है कि जजेस की एज जो है वो ज्यादा है, इस तरह नहीं है कि 65 साल की एज में उनको रिटायर कर दिया जाए। तो बात यह है कि जब इस आर्गूमेंट को देखा जाए तो फिर बात ज़हन को लगती है कि ठीक है, अगर जजेस की रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है। इस तनाज़ुर में अगर देखें जो अब हालात हैं तो इस वक्त एक जो अपोजिशन की पार्टी है PTI, वो जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ पहले दिन से है, उस वक्त से है जब वो अभी सिर्फ जज थे, चीफ जस्टिस नहीं हुए थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल किया था। फिर ये सिलसिला उनकी चीफ जस्टिस बनने तक भी जारी रहा और बाद में कुछ केसेस पे वो मोतरिज हुए कि इन्होंने हमें टारगेट किया और हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब इसको अगर साइड पे रखें, ये इनकी जो कन्फेडरेशन है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के साथ, वो ठीक थे या गलत थे मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन क्या जो वो बिल खुद ला रहे थे पेंशनरी बेनिफिट्स के हवाले से क्या वो सही था या गलत था? मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 60 साल की उम्र में किसी सरकारी मुलाजम को रिटायर करते हैं तो वो पेंशनरी बेनिफिट्स लेने का हकदार बनता है। इसी तरह जब कोई जज साहब रिटायर होते हैं तो वो जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं ऑलमोस्ट 75% ऑफ द बेसिक सैलरी वो पेंशन लेते हैं और काम नहीं करते, घर बैठे वो वसूल कर लेते हैं तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। तो ये बेहतर नहीं है कि उनकी अगर एज बढ़ा दी जाए तो वो फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो ऑलरेडी वो ले रहे हैं और फुल तनख्वाह पे कम अज कम वो काम तो सारे करें, 10, 12, 14 केसेस रोज वो डिसाइड करें तो कुछ आउटपुट तो होगा। अदरवाइज तो घर बैठे अगर पाशा साहब, फिर वो मैं जो अक्सर बात कहता हूं कि ये हार्डकोर हमारा एक इकोनॉमिक डिसीजन था जिसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। हम हर चीज के ऊपर सियासत, इस खालिसतन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था उसके ऊपर भी सियासत जो है सियासत का रंग चढ़ चुका है। जी बिल्कुल, मैं एक नहायत अदब से बात करता हूँ।
आप देखें कि जब कोई भी पॉलिटिकल मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है तो फिर पार्टियां जिनका आपस में होता है वो अपने अपने जज चुन लेते हैं, वो अपने अपने जज का अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और जो उनके खिलाफ होता है उसकी वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। और जजेस बेचारे देखते रह जाते हैं, वो कोई कमेंट करते हैं तो सारा सोशल मीडिया उन कमेंट से भर जाता है, और असल जो मुद्दा है वो वहीं रह जाता है, और फिर जजेस की शख्सियात, उनकी फैमिली और उनके घरों तक मामला चले जाते हैं, जिसको बहरहाल हम बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल ने हमेशा कंडेम किया है कि ये जजेस की जजमेंट पे आप जरूर बात करें। हर शहरी का, हर एग्रीड पार्टी का हक है कि वो जजमेंट पे अपनी राय दे, उसको कंडेम करे, लेकिन जजेस की शख्सियात, उनके घर वालों के मुतल्लिक इस तरह की बातें करना, ट्रोलिंग करना, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इसको हम माफ नहीं करेंगे। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि आप जब भी पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये मेरा जज, ये तुम्हारा जज, और इस तरह की जब बात बनेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो असल इस्लाहात हैं, जो मच अवेटेड इस्लाहात के रिफॉर्म्स हैं, वो उसमें इन कवर होना चाहिए, इन चीजों को भी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए इन तमाम मामलात की। जी बिल्कुल होनी चाहिए, ये साथ साथ दोनों चलती हैं। आप इनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, और ना ही इनको आइसोलेशन में आपको देखना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब ये जो इस मुजव्वज़ा आईनी पैकेज के अंदर कहा जा रहा है कि जनाब आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या आईनी अदालत की बात की जा रही है उसके लिए अलग चीफ जस्टिस की तजवीज़ है, और मुफाद आम्मा के जो मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहेंगे, और जो आइनी मुकदमात हैं वो वहाँ पर चलेंगे। इसी तरीके से सूबों को अगर कभी कोई तशरीह चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आइन के हवाले से, तो वो इन आइनी अदालत में उसके ऊपर गौर किया जाएगा। तो ये अगर इस तरह की कोई काविश की जाती है तो क्या नुक्ता नज़र होगा पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो वो मुसवदा हमने नहीं पढ़ा, हमारे पास नहीं आया, लेकिन अगर सामने सामने देखा जाए तो एक दो चीजें बड़ी अहम है कि दो चीफ जस्टिस तो दिल को लगते नहीं है, कोई समझ नहीं आती इसकी कि क्या दो चीफ जस्टिस का क्या कंसेप्ट है। आप देखें कि हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स बशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम प्रोविंसेस की हाई कोर्ट सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उनके पास आर्टिकल 199 की पावर्स हैं, उनके पास तमाम कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को सुनने की इख्तियारात मौजूद है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले भी कर रही है। अब अगर आप ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को अलग फैसला किया जाए और बाकी जो पब्लिक एट लार्ज के क्रिमिनल केसेस या सिविल नेचर के केसेस हैं या उनके किराएदारी के केसेस हैं, सर्विस मैटर्स हैं, उनको कोई और सुने, तो इसकी बाइफर्केशन की जा सकती है कि आप मुख्तलिफ बेंचेस बना जजेस की तादाद को बढ़ा दें, मुख्तलिफ बेंचेस बना दें, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समाअत करें, जो क्रिमिनल साइड के है वो क्रिमिनल, मतलब इसमें कोई और इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन दो चीफ जस्टिस वाला कंसेप्ट है वो कोई हमें हजम नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह मैनेज होगा। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि फिर इख्तियारात की जंग शुरू होगी, फिर एक और खींचातानी शुरू होगी कि नहीं हम सुपीरियर है, दूसरा कहेगा हम सुपीरियर है। जिस तरह आप देखें कि आइन में ऑलरेडी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का फार्मूला दे दिया गया, पार्लिमान का इख्तियार दे दिया गया कि उन्होंने कानून साजी करनी है, अदलिया का इख्तियार दे दिया गया कि उन्होंने आइन की और कानून की तशरीह करनी है, और मुकर्रना का इख्तियार दे दिया गया उसको, इंतजामिया का इख्तियार दे दिया गया कि उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये तमाम के तमाम दायरा इख्तियार बता दिए गए। अगर अब इन दायरा इख्तियार में से फिर आप एक बाइफर्केशन करके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स अलग, बाकी कोर्ट्स अलग बनाते हैं और उनका चीफ जस्टिस भी अलग बनाते हैं, तो ये फिर एक और आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि वही दूर नहीं होगी और ये इक़्तिदार की खींचातानी
इख्तियार की खर्चा। बहरहाल पाशा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन थी और इस आईनी अदालत के हवाले से और पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जो पार्लिमानी तारीख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुकाम है इन तमाम मैटर्स के हवाले से, और स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा था जनाब, जब इसको मजीद पढ़ा कि आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुतालिक जो मुकदमात हैं उनकी जो समाअत है वो इन अदालतों में होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरीके से पेचीदगियां और बढ़ जाएंगी, इख्तिदार की जंग और बढ़ जाएगी फिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और उनकी तजावीज इस तरह ब्रश असाइड नहीं करें, लेकिन ये कोई तजवीज आ जाने का मतलब ये नहीं है कि उस पे फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट हो जाए। देखिए, लॉयर्स जो है वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क की आवाम मेन स्टेक होल्डर्स है। अगर मुल्क की आवाम की तरफ देखा जाए तो वो हसरत से देखते हैं अपनी अदालतों को कि 10-10 साल से हमारे केसेस पेंडिंग है और उनकी पहली सुनवाई नहीं हो रही। उनकी तरफ देखें तो वो कहते हैं जी बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को वो बाहर में जाए, आप हमारी बात सुने, हमारा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, 10 साल में वो पड़ा हुआ है और 10 साल उसको हो गए हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है, साल से सुनवाई नहीं हुई, जो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुकम्मल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक, तो वो बाहर आ जाता है तो केस बाद में लगता है। देखिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं और मेन स्टेक होल्डर इस मुल्क के अवाम है, उनकी तकालीफ, उनको हमने आसानियां देनी है। पाशा साहब, आवाम को स्पीडी जस्टिस चाहिए, आवाम इज लुकिंग फॉर स्पीडी जस्टिस, और वो जस्टिस जो होता हुआ भी नजर आए। तो ऐसे में अगेन, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक खाका है और इसमें आप कह रहे हैं कि जनाब वो बेंचेस अगर बन जाती हैं, उसमें मैं तो कहूँगा ऐड करें जनाब वो जो कंपनी लॉ बेंचेस के हवाले से भी बहुत इससे पहले डिमांड आ चुकी है, तो इस तरह के अगर बेंचेस बन जाएं तो बहुत बर्डन शेयर होगा, ये स्पीडी जस्टिस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक असल रिफॉर्म ये आ सकता है। जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप जजेस की तादाद को बढ़ा दें, कोई मजाका नहीं है, आप बढ़ाएं, आप आवाम को फैसिलिटेट करें। जो टैक्स पेयर हैं आपके, जिनके टैक्सेस की बुनियाद पे इनकी तनख्वाहें जाती हैं, वो इस पे कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे कि आप जजेस की तादाद क्यों बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ाएं, उनके केसेस की समाअत हो। देखिए, 2 जजेस एडहॉक रखे गए 1.5 महीना पहले, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब और जस्टिस मियां खेल साहब। अब आप उनका जरा रिकॉर्ड चेक करें कि पिछले 1.5 महीने में जब से उन्होंने ओथ लिया है इस वक्त तक कितने केसेस डिसाइड किए हैं, तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10-11 केसेस रोज डिसाइड किए हैं, कितनी मर्डर अपीलें डिसाइड की हैं। तो उन्होंने ये भी खत लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि आप हमें 30 केस रोज के भेजे, हम 30 फैसला करेंगे। तो ये पब्लिक के लिए हमने आसानियां पैदा करनी है। अगर 2-3 बेंचेस और इस किस्म के बन जाएं तो इसमें कोई मजाइका नहीं है। असल नियत यही होनी चाहिए कि जनाब आवाम को स्पीडी जस्टिस और ये जो अदालती निज़ाम है इस मुल्क में, उस पर आवाम का एतमाद वो बहाल हो, और इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के तौर पर ही लिया जाए, उस पर सियासी जो रंग है या जो सियासी अवामिल हैं उनसे बचा जाए। जिस हद तक कोशिश की जा सकती है बचने की, उससे बचा जाए। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जायजा लेंगे पाकिस्तान की मईशत का, जिस पर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरजोर एहतजाज कर रही है। छोटे से ब्रेक के बाद उसकी तरफ। वेलकम बैक, और बात करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके से बिजली के टैरिफ्स में इजाफा हुआ है, जो बुलंद टैरिफ्स हैं उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की ऑलमोस्ट तमाम तिजारती तंजीमें, तमाम जो हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं। बिलखुसूस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आजकल काफ़ी मुतहर्रिक है और वो चाहते हैं कि जो IPPs के साथ हुकूमत के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सॉवरेन गारंटीज़ का मामला है उसको रिजॉल्व किया जाए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर नज़रसानी की जाए ताकि बिजली के टैरिफ्स में नुमायां कमी हो, और अगर ये कमी हुई तो उसके बाद ही मुमकिन है कि जो हमारी कैपिटल कॉस्ट, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, और अगर ये रिलीफ मिला तो
फिर ही एक वजह होगी कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बरकरार रहे। तो ये एक पूरा साइकिल है जो कि इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़की एजाज साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि इतनी शद्दोमत के साथ जो हम देख रहे हैं कि आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इस वक्त, और ये जो मामला टेकअप किया हुआ है पाकिस्तान में आईपीपीज़ के हवाले से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो इसमें अब तक की क्या अपडेट्स हैं? कुछ आपकी बात सुनी भी जा रही है इन कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज़ करने के हवाले से, नज़रसानी के हवाले से, या तमाम आप लोगों की जो मेहनतें वो ज़ाया ही नज़र आ रही हैं? जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि कल या परसों एक जो पावर प्लांट की जो कंपनी है उन्होंने रिवीजन करने का उन्होंने एग्रीड किया है कि हम रिवाइज़ करने के लिए तैयार है जैसे भी गवर्नमेंट कहेगी। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई थी वो इस वक्त दिन रात काम कर रही है और हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी मिलेगी 24 करोड़ आवाम को। मैं इमरान साहब बताता चलूँ, या इस वक्त इंडस्ट्री का इशू नहीं है ये, अब ये 24 करोड़ आवाम का मसला बन गया है कि यानी कि इस वक्त इदारे जो हैं, कारखाने हैं, वो दिन ब दिन बंद हो रहे हैं और उसकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं बेरोज़गार हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आईपीपीज़ का एग्रीमेंट को रिवाइज़ करना और रीशेड्यूल करना और जिनका टाइम पूरा हो चुका है उनको ख़त्म करना, उनको गवर्नमेंट की तहवील में देना, इस वक्त हमारी सब की जो है ना उसके मुफाद में है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट हमारी जो इकॉनमी जिस बदहाली का शिकार है, तो हम इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है। अगर हम मेन जो एनर्जी कॉस्ट को अगर हम नहीं करते तो उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है इकॉनमी की। अब सर इस वक्त नहीं, लेकिन इस वक्त दो की आपने बात की। एक ने तो अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसको 18% से स्लैश करके गालिबन वो 10% पे ऑफर कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से एक दूसरी जो आईपीपी वो भी कमी पे राजी हुई है। बात ये कि इस वक्त दर्जनों जो आईपीपीज हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जो स्टेट ओन्ड हैं, जो सरकार की हैं। और फिर सेकेंड फेज 2015 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाली जो अंडर सीपैक प्रोग्राम जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर पावर प्लांट्स लगे हैं, जो आईपीपीज आई हैं, ये एक बहुत टेक्निकल मसला है और इस वक्त अभी तक उस तरह की कामयाबी शायद नहीं मिली है। तो ये एक दो कंपनियों की जो आप बात कर रहे हैं इतना आसान नहीं है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसमें। एजाज साहब। जी इमरान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि 50% जो है इसमें जो पावर प्लांट्स हैं वो गवर्नमेंट के अपने हैं और 35% सेक्टर है और 15% जो आपने कहा है जिसमें इंटरनेशनल जो है, जो गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है या मुल्क इन्वॉल्व है। तो पहला तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अपने पावर प्लांट्स हैं उनको तो वो रिविजिट करें फौरी। और इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक पहली उम्मीद आ गई है और मैं समझता हूँ कि जो मैं अगेन आपको कहूँगा जो कमेटी है वो दिन रात काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और मैं सर इसमें ये भी एक बात करता चलूँ कि एक तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 24,000 मेगावाट की आपके पास ट्रांसमिशन थी और आपने 48,000 मेगावाट के जो है वो एग्रीमेंट किए हुए हैं। ये क्या मसला है? ये इसको हमने गवर्नमेंट को भी कहा है, SIFC को भी कहा है और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रिट की है कि ये फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए कि तमाम जो डिपार्टमेंट थे उस वक्त के वो कहाँ पर थे। ये 1994 से सिलसिला शुरू हुआ है तो इसको हमें टेकअप करना चाहिए सीरियसली। ये इस वक्त हमारे लिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस वक्त हमारी एनर्जी जो है उसके बगैर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो हमें इसको रिविजिट करना चाहिए। ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि 2002 की पावर पॉलिसी, 2000 फिर 1994 की पहले, फिर 2002, फिर 2015 की जो है वो तो उसने तो सबका ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों ने वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उनको जरा कटहरे में लेकर आया जाए। आप समझ रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ अमल होगा? देखिए सर, हम एज ए बिजनेस कम्युनिटी हम तो ये चाहेंगे कि फ्यूचर के लिए जो बिजली के रेट है, जो एनर्जी के रेट है वो 25 रुपये होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जिन लोगों ने ये करने में जो शामिल थे उनके साथ क्या होना चाहिए। देखिए वो बिजनेस कम्युनिटी का इशू नहीं है, वो गवर्नमेंट का इशू है कि वो उसको टेकअप करे। हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि 25 रुपये यूनिट जो है वो होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब सर मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ इमरान साहब कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात ख़राब होने की वजह से हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है $5 बिलियन से $10 बिलियन की कि वो बिज़नेस हमारे पास आ सकते हैं।
गवर्नमेंट ने ये प्राइसेस कम तो करनी है, लेकिन सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो टाइमली कर दे ताकि हम वो ऑर्डर लेने में कामयाब हो सकें, और ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा इस वक्त। नहीं, ऐसे कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो एकदम स्लैश कर दे, गवर्नमेंट जो है बिजली की नर्ख एकदम कम कर दे ताकि हम वो अपने एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स वगैरह लें? ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सर देखिए इमरान साहब, आपके सामने फिगर है एफबीआर के जुलाई से लेकर अब तक कि उनका जो रेवेन्यू जो टारगेट है वो शॉर्टफॉल की शक्ल में चला गया है। तो सर मुझे आप ये बताएं कि पिछले साल 9,500 अरब का टारगेट था, इस साल उन्होंने 12,900 अरब का किया है। सर अगर गवर्नमेंट ने मेन मेजर्स ना लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बात है, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट की बात है। एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था, ये बताइए कि इंटरेस्ट रेट इस वक्त 2% गवर्नमेंट ने कम किए हैं और अब 17.5% पे हैं, और आपकी डिमांड है कि 12% के ऊपर हुकूमत लेकर आए। क्या ये एक रियलिस्टिक डिमांड है या सर हमने सर फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, तमाम चैम्बर्स ने इसके ऊपर रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि जो इस वक्त पॉलिसी लेकर आ रहे हैं मॉनिटरिंग पॉलिसी, इसको फौरी 15% के ऊपर किया जाए और फिर ग्रेजुअली हर महीने एक पॉइंट कम करते हुए 3 से 4 महीनों में इसको सिंगल डिजिट पे लेकर जाए। सर बात यह है कि जो IMF कहती है, ये जो वर्ल्ड कहता है कि जो भी आपका इन्फ्लेशन रेट हो उससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर रखकर अपनी आप जो है इंटरेस्ट रेट को फिक्स किया जाए। तो अगर इस वक्त हमारा 9% या सिंगल डिजिट के अंदर हमारा अगर इंटरेस्ट अपना इस वक्त इन्फ्लेशन है, तो हम क्यों 17 पे खड़े हुए हैं? हमें इसको फौरी गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इसको रिविजिट किया जाए दोबारा, इसको 2 महीने का वेट नहीं किया जाए। बुनियादी चीजें हैं, एक एनर्जी प्राइसेस 25 रुपए और नंबर 2 जो है वो इंटरेस्ट रेट कि 15% अभी फौरी किया जाए, 3% और कम किया जाए, और उसके बाद हर महीने। और इसमें मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि डॉलर की जो प्राइस को मेंटेन रखते हुए, सर मैं आ जाता हूं जरा थोड़ा सा इसी के ऊपर मैं रहना चाहूंगा, एजाज साहब इसी के ऊपर रहना चाहूंगा। सर मैं आ जाता हूं आपकी तरफ आ जाता हूं जरा थोड़ा सा खातिर जमा रखिए। बात यह है कि पाकिस्तान में कोर इन्फ्लेशन जो इस वक्त हमारा 9.6% है, अगस्त 2014 में था, और कोर इन्फ्लेशन जिसमें एक्सक्लूड करते हैं आप अपने एनर्जी को और आप अपने फूड इन्फ्लेशन को, तो वो निकाल के 9.6% है। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में 17.5% है, तो गैप है 7.9% का इस वक्त गैप है। और FPCCI की डिमांड ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन की जगह कोर इन्फ्लेशन के ऊपर ज़रा फोकस करे और इसके हिसाब से अपनी जो शरह-ए-सूद है, जो पॉलिसी है, उसको उस तरीके से मेंटेन करे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में एजाज साहब मौजूद हैं, ज़की एजाज साहब मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ज़की एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ज़की साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, फिर आप एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करना चाह रहे थे। 278 रुपये डॉलर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर कितना बड़ा बोझ है जनाब? सर देखिए, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे एक एनर्जी कॉस्ट की, उसके बाद इंटरेस्ट रेट की। मैं थोड़ा सा ये जो एक्सचेंज रेट से पहले इंटरेस्ट रेट के मुतालिक मैं बात करूँगा। सबसे बड़ा जो इस वक्त जिसने लोन लिया हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल, जो कि मेरे ख्याल से 6 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगर ये सिंगल डिजिट पे चला जाता है तो मुझे आप बताएं कि उसके ऊपर जो इसका इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो गवर्नमेंट को होगा, ठीक है। और जो मेरे तखमीने के मुताबिक $8 बिलियन जो है साल का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेफ होगा, और इसी के लिए हम IMF के पास गए हुए 7-8 बिलियन डॉलर के लिए। तो ये कितने लेकिन बात सुनो ना, इसका दूसरा पहलू वो है ना सर, अगर आप पॉलिसी रेट कर देंगे सिंगल डिजिट में लेकर आ जाएंगे तो जो हुकूमत की पर्सपेक्टिव है तो में फिर जाके कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या लोगों की जो बचत है वो कहां पर जाएगी, जो बैंक वो कितने हर्ट होंगे, क्योंकि हुकूमत को तो इस वक्त चाहिए पैसा, और बैंक्स जो हैं वो भी किनको दे रहे हैं, आपके जो ट्रेजरी बिल्स के अंदर। और सर बात यह है कि बात यह है इमरान साहब, आपकी बात ठीक है। इसी वजह से अगर आप एक साल पहले की जो बैंक डिपॉजिट देखें वो 21 ट्रिलियन थे, अब इस वक्त 30 ट्रिलियन हो चुके हैं। ये बड़ा इजी है लोगों के लिए कि वो बैंक में पैसा रखें, और वो जो पैसा वहाँ रखा हुआ है उसका ये नहीं पता कि वो जो है उस पर टैक्स पे हुआ हुआ या नहीं पे हुआ हुआ, क्या वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। एक तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने उस पैसे को रखना है तो उसमें जो नॉन फाइलर पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स लगा दें, आपको बिलियन और बिलियन डॉलर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप जाके कोई एक्टिविटी करते हैं उस पैसे की तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, और अगर बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है तो उसको पूछने वाला नहीं है।
वो इसलिए ना कि वो पैसा गवर्नमेंट को चाहिए सर, वो पैसा गवर्नमेंट को चाहिए ना। बैंकों की भी तो मजे हैं, 248 अरब के प्रॉफिट बनाए 6 महीने में उन्होंने। सर गवर्नमेंट पैसा ले, सर गवर्नमेंट पैसा जरूर ले, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा देता है वो? चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अच्छा सर, आप यहाँ पर मैं आपको सर थोड़ा सा बताता चलूँ इमरान साहब कि हम इस वक्त अब FPCCI जो काम शुरू करने लगी है वो चार्टर के ऊपर काम करने लगी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे मुल्क के लिए, सर्वाइवल के लिए। देखिए इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इस वक्त बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का किसी भी इकोनॉमी पॉलिसी के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। वो मिसाके जमहूरियत पे तो बात करते हैं, लेकिन हम उनको अब रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पे काम किया जाए। इसी तरह जो बैंक्स ने पैसा बनाया है सर लास्ट 2-3 सालों में, वो भी अरबों रुपए डाला है, बनाया है, और उस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो प्लेंटी लगाई है वो आटे में नमक के बराबर लगाई है। बिल्कुल तो सर ये भी तो देखें ना कितना जुल्म हो रहा है इस पाकिस्तान के ऊपर। मैं तो देख रहा हूं सर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूं, मैं उनका जो हुकूमत का पर्सपेक्टिव है मैं वो सिर्फ आपके सामने रख रहा था। नहीं सर, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है औरंगजेब साहब 2 चीज़ों के ऊपर पहले दिन से बड़ा क्लियर है। उन्होंने खुद कहा है कई जगह ऊपर, उसमें FPCCI में भी कहा है और कई फोरम पे कहा है कि इस प्राइस के ऊपर जी हेलो जी मैं सुन रहा हूं आपको। इस प्राइस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर और इस बिजली की एनर्जी कॉस्ट के ऊपर इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो सर हम समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इन चीज़ों के क्लियर है, हमें इसके ऊपर बैठना होगा टेबल के ऊपर। देखें वो डे 1 से कहते हैं कि उनका खुद ताल्लुक जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, कॉर्पोरेट सेक्टर को वो सर्व करके आए, और फिर ज़ाहिर कि कॉर्पोरेट में जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सारे विंडफॉल प्रॉफिट्स जो हैं वो बैंकों ने बनाए हैं। ये बिल्कुल आपका सही है, लेकिन अब हुकूमत की पॉलिसीज़ आपको लग रही हैं कि जनाब आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी इस हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, इस हायर एक्सचेंज रेट सिनेरियो के अंदर और इन टैक्सेस के बोझ के साथ डोमेस्टिक इकॉनमी आपकी कहीं से भी खड़ी हो सकती है। आपको लग रहा है हुकूमत राइट ट्रैक पे? हालांकि हुकूमत तो ये कह रही है वी आर ऑन राइट ट्रैक, और इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। तो आप एज ए बिजनेस कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव आप क्या देख रहे हैं? सर देखिए 2 चीज़ें मैं यहाँ बताता चलूँ। फ्यूल की प्राइसेस वर्ल्ड में रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं कर रही है, बहुत थोड़ा ट्रांसफर कर रही है। एक तो ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो इस वक्त उनको बेनिफिट मिले सप्लाई के अंदर, वो ट्रांसफ़र करें अपनी इस वक्त इंडस्ट्री को, नंबर 1। सर दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू अगर जनरेट करना है गवर्नमेंट ने, तो सर इंडस्ट्री चलाए बगैर पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो बिजली सस्ती कर दें। सर मैं इसमें इमरान साहब एक एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉई है, उसकी 50,000 रुपये सैलरी थी और उसको यूनिट था 60 रुपये। अब जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 15 रुपये सब्सिडी दे दी है, अब यूनिट हो गया 45 रुपये, लेकिन वो जो मुलाजिम है बेरोजगार हो गया है, अब उसके पास कोई इनकम नहीं है, तो वो 45 रुपये भी कैसे पे करेगा? सही। तो सर हमारी इस मुल्क की जो सर्वाइवल है वो इंडस्ट्री को चलाने में है, नंबर 1। नंबर 2, हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पहले दिन से बिजनेस कम्युनिटी की बात को समझ रहे हैं। अब मसला है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो सिर्फ FPCCI का फोरम अवेलेबल है, हम मिलकर इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़की एजाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद थे। बात सारी है कि इस वक्त ऑयल प्राइस, नेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पे है और दैट्स होवरिंग अराउंड $70 पर बैरल। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ये प्राइस, जैसे मुतालबा है इस वक्त कि अगर ऑयल प्राइसेस कमी हुई है तो डोमेस्टिकली भी इसको बहुत नुमायां इसमें कमी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती कि फिर रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा? फिर मैं और आप जो 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर हम जो 20, 25, 30 रुपए जो टैक्स अदा करते हैं हुकूमत के पास, वो टैक्स कहां से आएगा? तो ये बहुत ही बहुत उलझा हुआ निज़ाम है, जिसे आप सुलझाने बैठेंगे तो चीज़ें और उलझती जाएंगी। तो इसके लिए बेहतर यही कि आप अपना टैक्स बेस जो है उसको बढ़ाइए रादर देन कि आप टैक्स रेट को बढ़ाते जाएं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।